स्वबल से स्वशासन ही स्वसम्मान और जीवन देगा का नारा देने वाले, राजहेत एकजुट होने का आह्वान करने वाले, बेगमपुरा खालसा राज की घोषणा करने वाले, सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करने वाले, पहली बार भारत की दक्षिणी सीमा तमिलनाडु से संसदीय सत्ता की ओर आगे बढ़ने वाले, इस दस्तावेजीकरण में आज हम सरदार जीवन सिंह के बारे में जानेंगे, जो आज की विपरीत परिस्थितियों में भी शक्तिहीन लोगों की आवाज़ बनकर गूंज रहे हैं। दरअसल जीवन सिंह का जन्म 1972 में तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी छोर पर बसे टुटुकुड़ी जिले के श्री बैकुंडम तालुका के ककोड़ी पनाई गांव में इलैया पेरूमल और पप्पू अम्मल के तीसरे बेटे के रूप में हुआ था। उनके दादा एक भूमिहीन कृषि मजदूर थे, लेकिन उनके पिताजी श्री इलैया पेरूमल 2000 वर्षों से उत्पीड़ित समाज में उन सभी बाधाओं को तोड़कर स्नातक बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इस प्रकार सरदार जीवन सिंह जी के पिता आसपास के गांव में एकमात्र शिक्षित व्यक्ति थे। हालांकि उनके पिता शिक्षित थे, परंतु उनकी जाति के कारण उन्हें बहिष्कृत माना जाता था, इसलिए इस हिंदू धर्म की संस्कृति से बाहर निकलना चाहते थे। उस समय कुछ ईसाई मिशनरियों ने उनके पिता से संपर्क किया। उन्हें हिंदू जाति व्यवस्था की बेड़ियों से मुक्त करने के उनके वादों पर विश्वास करके उनके पिता ने सपरिवार ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। सरदार जीवन सिंह जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सेंट मैरी हाई स्कूल टुट्टीकुड़ी और हायर सेकेंडरी की शिक्षा सेंट पोप्स हाई स्कूल सयारपुरम से प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने BOC कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस टुट्टीकुड़ी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। सरदार जीवन सिंह विद्यार्थी जीवन में अपने कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। उस समय उन्होंने छात्रों को संगठित कर आम लोगों और दलितों के अधिकारों की बहाली के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। लोगों के साथ रहने के विचार के साथ उन्होंने चेन्नई के अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की। एक उत्पीड़ित समाज में जन्मे जीवन सिंह ने जाति के नाम पर किए गए अत्याचार और जाति के कीटाणुओं के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा को मिटाने के लिए शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और पाया कि ईसाई धर्म समाज में बड़े बदलाव और उथल पुथल लाने में किसी भी तरह से मददगार साबित नहीं हो सकता। यह वह समय था जब सरदार जीवन सिंह को प्रसिद्ध मानवाधिकार संगठन पीपल्स वॉच के निदेशक मिस्टर हेनरी थीवन से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके ऊपर इस मुलाकात का गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद लंबे समय तक बेजुबान लोगों की आवाज बने रहे और उनके अधिकारों के लिए एक उग्र संघर्ष का नेतृत्व किया। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पुलिस यातना के खिलाफ अभियान, थामिराबरानी नदी को बचाने का अभियान, शराबबंदी और कोका कोला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इत्यादि मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और उसका नेतृत्व भी किया। उन्होंने अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और उत्पीड़ित लोगों की मुक्ति के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार ने उनके इन कार्यों के इनाम के तौर पर उनके ऊपर करीब 17 मुकदमे किए। उन्होंने सभी मुकदमे लड़े और जीते भी। तभी उन्हें राजनीतिक सत्ता की ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। यह महसूस करते हुए कि सत्ता को सत्ता के जरिए ही नष्ट किया जा सकता है तथा इस देश में 95% शक्तिहीन बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों को सत्ता के जरिए ही स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने थांतई पेरियार की सामाजिक न्याय नीति से सामाजिक परिवर्तन की नीति की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उस समय वे बहुजन राजनीति के जनक मान्यवर कांसी राम की राजनीति से प्रेरित हुए
जिन्होंने बहुसंख्यक लोगों की राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष शुरू कर पूरे देश में मनवादी शासकों के बीच खौफ पैदा कर दिया था। इस प्रकार वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश महासचिव के रूप में भी सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने सन 2009 में बहुजन समाज पार्टी की ओर से टूटुकुड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा। इस बीच उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक यात्राएं भी की। बहुजन समाज पार्टी में पूरे जोश और खरोश से काम कर रहे सरदार जीवन सिंह को अपने राजनीतिक सफर में उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब मान्यवर कांशीराम जी की मृत्यु के बाद मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की नीति में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारे को बहुजन समाज पार्टी का सैद्धांतिक आधार बनाकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, थानतई पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मायावती ने बहुजन को सर्वजन में बदलकर ब्राह्मणों को, जो कि पहले से ही भारतीय राजनीतिक दलों और सत्ता में काबिज थे, उन्हें नेतृत्व के अहम पदों पर बिठाना शुरू कर दिया। बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मणवाद की घुसपैठ के बाद क्या वे पेरियार को स्वीकार कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। अंततः मायावती ने पार्टी के बैनरों से तांतई पेरियार की तस्वीर और पेरियार की नीतियों को हटा दिया, जबकि मान्यवर कांशीराम जी ने उन लोगों को साथ लाकर बहुजन आंदोलन खड़ा किया था जिनके पास कोई नेतृत्व और सत्ता नहीं थी। मान्यवर कांशीराम जी का प्रत्येक आंदोलन सत्ता से वंचित लोगों द्वारा खड़ा किया गया था। वह मान्यवर कांशीराम जी ही थे जिन्होंने शोषित पीड़ित लोगों में वह ऊर्जा पैदा की थी। लेकिन मायावती का रुझान इस सब को बर्बाद करने की ओर था। मान्यवर कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में पेरियार मेला का आयोजन शुरू किया था। उन्होंने पेरियार की नीतियों को उत्तर प्रदेश की गांव गलियों में फैलाया। इसके प्रतीक के रूप में उन्होंने लखनऊ में पेरियार की मूर्ति भी स्थापित की। उन्होंने पेरियार द्वारा लिखित सच्ची रामायण पुस्तक भी प्रकाशित की। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण के बाद मायावती ने उस पुस्तक पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सरदार जीवन सिंह ने जब मायावती से सवाल किया कि अगर आप पेरियार को हटा देंगे तो हम तमिलनाडु की जनता को क्या जवाब देंगे, तमिलनाडु में हम किस तरह की राजनीति करेंगे इत्यादि उन्होंने कई सवाल पूछे, तब मायावती के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लखनऊ में पूछे गए सवाल कि पेरियार की नीतियों को हटाना ठीक नहीं है का जवाब मायावती ने चेन्नई में अपने बंदूकधारियों से दिया। इसके बाद सरदार जीवन सिंह जी ने और भी बड़ी फील्ड वर्क शुरू की। 2010 से 2016 तक उन्होंने बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन के तहत मायावती हटाओ बीएसपी बचाओ अभियान चलाया। इसके बाद 2018 में जन समर्थन के सहयोग से किए गए प्रबुद्ध भारत यात्रा अभियान के माध्यम से उन्होंने जनता की जरूरतों को समझा और 2019 में बहुजन द्रविड़ पार्टी की स्थापना की। वर्तमान में वे बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उसी समय एक मजबूत नेता के रूप में उभर रहे सरदार जीवन सिंह यह महसूस कर रहे थे कि भारत में बहुसंख्यक लोगों का उद्धार केवल राजनीतिक परिवर्तन से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन में भी निहित है। हम एक बड़े समुदाय के लिए उद्धार का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों और बड़े समुदाय को सही राजनीतिक और संस्कृति दिखाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। पेरियार ने नास्तिकता की संस्कृति को अपनाया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बौद्ध संस्कृति। थानतई पेरियार सामाजिक राजनीति में सफल रहे, लेकिन जब संस्कृत की बात आती है तो हमेशा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि मान्यवर कांशीराम जी भी बौद्ध धर्म पर शोध में शामिल थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो गुरु ग्रंथ साहिब को लागू करेंगे। उनके इस कथन ने सरदार जीवन सिंह को सिख धर्म की खोज में ला खड़ा किया। 2014 में ओशो के उपदेशों के माध्यम से गुरुओं और भक्तों के बारे में जानकारी हुई। इससे मान्यवर कांशीराम जी की राजनीति के बारे में उनकी सोच और मजबूत हुई। उन्होंने अपनी खोज को और आगे बढ़ाया।
उन्होंने 2021 में शुरू हुए किसान आंदोलन में भाग लिया और सिखों की जीवन शैली और उनकी मानसिक शक्ति का अनुभव किया। उस समय वे न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में निवासरत सिखों की मानसिक शक्ति देखकर चकित थे। उन्होंने 20 जनवरी 2023 को गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब से एक सिख के रूप में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। भारत के अधिकांश लोगों का मानना है कि उनकी समस्याओं का समाधान संघर्ष, आंदोलन और रैली है। इसलिए जीवन सिंह ने उनकी अज्ञानता को तोड़ने और उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से देश भर में कई वैचारिक अभियान चलाए। 15 मार्च 2021 उन्होंने पंजाब में पेरियार लाठी मार्च का संचालन किया। इसके बाद उनके नेतृत्व में 17 सितंबर 2021 को बनारस से कांसीराम पेरियार राजनीतिक संदेश यात्रा की शुरुआत की गई। यह यात्रा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में जन जागृत करते हुए मानवर कांसीराम की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर 2021 को मानवर कांसीराम जी की जन्म स्थली पृथ्वीपुर बुंगा साहिब में संपन्न की गई। तत्पश्चात 20 जनवरी 2023 को उन्होंने तख्त श्री पटना साहिब बिहार से बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के माध्यम से 55 दिनों की अवधि में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया। इस प्रकार 15 मार्च 2023 को पृथ्वीपुर बुंगा साहिब पंजाब में इस यात्रा का समापन हुआ। उल्लेखनीय है कि यह यात्रा 2024 में कई राज्यों में मनुवादी दलों के बड़ी हार का कारण बनी। सरदार जीवन सिंह जी लगातार देश भर में अनेक राजनीतिक शिविरों का आयोजन कर तथा बहुजन द्रविड़ युवाओं को चुनावी मैदान में उतारकर सत्ता की राजनीति में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने 17 सितंबर 2022 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में भारतीय राजनीतिक संगठनों की बैठक आयोजित कर वरिष्ठ कांसीरामवादियों को आमंत्रित किया और उस बैठक में कांसीरामवाद नामक नीति घोषणा पत्र जारी किया। इस आधार पर कि अगर हमें बहुजन द्रविड़ लोगों के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के काम में जीत हासिल करनी है तो हमें कई राजनीतिक व्यक्तित्व और नेताओं को तैयार करने की जरूरत है जो देश भर में मजबूत सत्ता की राजनीति के लिए मन की ताकत के साथ यात्रा करते रहें। उन्होंने 24 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में स्कूल ऑफ मीरी पीरी यानी राजनीतिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। आज इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से वह पूरे भारत में बहुजन द्रविड़ की युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने 2024 में संसदीय चुनाव में पंजाब के होशियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर भी अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। भारत में शक्तिहीन लोगों की मुक्ति के लिए लड़ने का दावा करने वाले सभी नेता बिना किसी नीति, बिना किसी लक्ष्य के वर्तमान मुद्दे और भावनाओं पर केंद्रित काम करते हैं और लंबे समय तक अपनी राजनीति को बचाकर रखने में असमर्थ होते हैं। वे जिला, राज्य, जाति, भाषा की राजनीति तक सीमित होकर ब्राह्मणवादी दलों के चरणों में गिर जाते हैं। लेकिन सरदार जीवन सिंह उनसे अलग हैं और उन्होंने नीति को राजनीति का मुख्य केंद्र बनाया है। बहुजन द्रविड़ पार्टी का लक्ष्य पूरे भारत में भक्तों, गुरुओं और बहुजन द्रविड़ नेताओं के उद्देश्यों को बढ़ावा देकर पूरे देश में अलग अलग जातियों में विभाजित द्रविड़ नस्ल को एकजुट करके बेगमपुरा खालसा राज की स्थापना करना है। अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले शिक्षाविदों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए एक आदमी जोड़ों का आह्वान करते हुए सरदार जीवन सिंह ने अपने सेनापतियों को मैदान में उतारकर चुनावी समर में प्रवेश किया। इसका बहुजन द्रविड़ समुदाय में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे इस देश के 95% बहुजन द्रविड़ लोगों को लगातार यह समझा रहे हैं कि स्वशासन के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। आज हमें सरदार जीवन सिंह के साथ हाथ मिलाकर काम करने की आवश्यकता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में समझौता किए बिना लगातार सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लोगों में स्वशासन की ताकत है। तो आइए हम सरदार जीवन सिंह के साथ खड़े होकर बहुजन द्रविड़ लोगों के जीवन में रोशनी लाएं।